एक समय की बात है। हेम पर्वत से दूर एक रमणीय प्रदेश स्थित था जहां राजा वीरेंद्र प्रताप का शासन था। वीरेंद्र का विवाह एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी राधिका से हुआ था। दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करते थे और हमेशा एक दूसरे के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर रहते थे। विवाह के कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम युवराज चंद्रकेतु रखा गया। चंद्रकेतु बचपन से ही अपनी माता से अधिक अपने पिता वीरेंद्र प्रताप से प्रेम करता था। राजा वीरेंद्र का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था बलवीर। वह हमेशा अपने बड़े भाई के साथ ही रहता था और इस प्रकार वे सभी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। वीरेंद्र के राज्य में चारों ओर खुशहाली और संतोष का वातावरण था। उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए थे जिससे प्रजा स्वयं को धन्य मानती थी कि उन्हें ऐसा राजा मिला है। एक दिन राजा वीरेंद्र अपने भाई बलवीर के साथ जंगल में शिकार खेलने गया, तभी एक अनहोनी घट गई। उस दिन राजा वीरेंद्र की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और इसके असली कारण का ज्ञान केवल उनके भाई बलवीर को ही था। भारी मन से उसने सबको बताया कि एक विषैला सांप काटने से महाराज वीरेंद्र प्रताप का निधन हो गया है। इस दुखद समाचार से पूरी प्रजा मानो स्तब्ध रह गई। प्रजा अपने राजा वीरेंद्र को अत्यंत प्रेम करती थी और यह समाचार सुनकर सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। इस दुर्घटना का सबसे गहरा असर राजकुमार चंद्रकेतु पर पड़ा, जो अपने पिता के बहुत करीब था। राजकुमार का अधिकांश समय अपने पिता के साथ बीतता था और वह इस गहरे सदमे को सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी भूख, प्यास और नींद सब समाप्त हो गई थी। वह रात भर जागता और अपने पिता की याद में आंसू बहाता रहता। कुछ समय यूं ही बीत गया, लेकिन चंद्रकेतु के हृदय से पिता की यादें धुंधली नहीं हुई थीं। एक दिन उसने ऐसा समाचार सुना कि उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस रानी ने जीवन भर राजा वीरेंद्र के प्रति अपार प्रेम दर्शाया था और जिनके लिए वह अपना सब कुछ न्योछावर कर सकती थीं, उसी ने राजा के छोटे भाई बलवीर के साथ विवाह कर लिया था। इस बारे में राजकुमार को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं समझी गई थी और यह विवाह बड़े ही गुप्त रूप से संपन्न हुआ था। यह समाचार सुनकर चंद्रकेतु भीतर तक हिल गया। यह विवाह किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं था, क्योंकि जहां रानी राधिका अनुपम सुंदरता की मूरत थीं, वहीं बलवीर अत्यंत साधारण व्यक्ति थे। इसके अतिरिक्त बलवीर में कोई विशेष गुण भी नहीं था जो उन्हें राज सिंहासन या रानी का सच्चा अधिकार दे सके। यह बात केवल राजकुमार चंद्रकेतु समझ पा रहा था। रानी राधिका ने तो इस ओर से अपनी आंखें पूरी तरह मूंद ली थीं और इस विवाह के लिए बहुत ही जल्दी अपनी स्वीकृति दे दी थी। यही बात चंद्रकेतु के हृदय को सबसे अधिक चुभ रही थी। उसके पिता वीरेंद्र प्रताप को गुजरे अभी अधिक समय नहीं बीता था और उसकी मां ने दूसरा विवाह कर लिया। अपने पति के प्रति उनकी जो गहरी निष्ठा और प्रेम था, वह इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो गया? इस विचार ने चंद्रकेतु को गहरी चिंता में डाल दिया। एक दिन वह अपने कक्ष में बैठकर बीते कुछ महीनों में हुई घटनाओं पर गहन विचार करने लगा। तभी उसके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा, कहीं इस विवाह के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं छिपा? उसने एक बार फिर से सारे घटनाक्रम को जोड़ने का प्रयास किया और धीरे धीरे सभी कड़ियां जोड़ी। सबसे पहले एक विषैले सांप के काटने से उसके पिता की मृत्यु हुई, परंतु इस घटना का साक्षी केवल चाचा बलवीर ही था। फिर कुछ ही समय बाद चाचा बलवीर और उसकी मां राधिका का विवाह हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पिता की मृत्यु के पीछे इन दोनों का ही हाथ है? सिंहासन का लालच तो अक्सर बड़े बड़े लोगों को गलत रास्ते पर ले जाता है। निश्चय ही लालच में आकर इन्होंने मेरे पिता को मारने का षड्यंत्र रचा और अब इस राज्य को हथियाना चाहते हैं। जितना चंद्रकेतु सोचता, उतना ही वह उलझता जाता। इस गहरे तनाव और अधिक विचार करने के कारण उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। वह दुबला और कमजोर हो गया और उसके चेहरे पर उदासी और पीलापन साफ झलकने लगा। उसकी हंसी और खुशी को देखने के लिए लोग तरस गए। एक दिन की बात है, जब वह महल के शाही बाग में टहल रहा था, तभी एक पहरेदार सहमे स्वर में उसके पास आया और बोला, राजकुमार, कुछ दिनों से मैं महाराज वीरेंद्र प्रताप को महल में देख रहा हूं। निश्चय ही यह उनकी आत्मा है
जो पिछले 3 दिनों से दिखाई दे रही है। यद्यपि उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन उनकी चाल ढाल से ऐसा लगता है जैसे वे किसी को खोज रहे हैं। यह सुनकर चंद्रकेतु को भारी आश्चर्य हुआ। यह जानकर कि उसके पिता की आत्मा अब भी महल में ही भटक रही है, उसे एक ओर प्रसन्नता हुई, वहीं दूसरी ओर चिंता में भी पड़ गया। धीरे धीरे उसे विश्वास हो गया कि उसके पिता की आत्मा अवश्य ही उसी को ढूंढ रही है और संभवतः कुछ संदेश देना चाहती है। आखिरकार राजकुमार चंद्रकेतु ने अपने पिता की आत्मा से मिलने का निर्णय किया। उसी रात वह पहरेदारों के साथ उस स्थान पर जाकर बैठ गया जहां उसके पिता की आत्मा को देखा गया था। इस बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। आधी रात का समय था और उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी एक पहरेदार धीरे से उसके पास आया और फुसफुसाकर बोला, राजकुमार, देखिए, चबूतरे पर महाराज वीरेंद्र प्रताप की आत्मा। राजकुमार चंद्रकेतु ने तुरंत चबूतरे की ओर नजरें दौड़ाईं। राजसी वस्त्र पहने एक छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। चाल ढाल और वस्त्रों से चंद्रकेतु समझ गया कि यह उसके पिता वीरेंद्र प्रताप की आत्मा है। मृत्यु के समय वही राजसी पोशाक उनके शरीर पर थी जो अब हल्की चांदनी में साफ दिखाई दे रही थी। चंद्रकेतु पिताजी कहकर उनकी ओर दौड़ा। पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को छुड़ाकर उस ओर बढ़ता रहा। जब दोनों के बीच कुछ ही कदमों की दूरी बची थी तो छाया ने उसे इशारे से एकांत में आने का संकेत किया। एक पल के लिए चंद्रकेतु का चेहरा पसीने से तर हो गया। मन में संदेह उमड़ा कि कहीं यह कोई और भटकती आत्मा तो नहीं जो उसके पिता के रूप में उसके पास आई हो और उसे हानि पहुंचाए। वह वहीं ठिठक गया। तभी उसकी अंतरात्मा ने उसे शांत करते हुए कहा, राजकुमार, यह भय और संदेह व्यर्थ है। ये तुम्हारे पिता ही हैं। चंद्रकेतु का डर कम हो गया और वह छाया के साथ एक कोने में जा पहुंचा। आसपास नजर घुमाकर आत्मा ने सुनिश्चित किया कि कोई उनकी बात सुन नहीं रहा। फिर आत्मा के मुख से धीमे स्वर में पहला शब्द निकला, पुत्र, मेरे बेटे। पिता की आवाज सुनकर चंद्रकेतु की आंखों में आंसू छलक आए। उसका मन हुआ कि दौड़कर पिता से लिपट जाए, परंतु आत्मा ने उसे रोक दिया। खुद को संभालते हुए चंद्रकेतु बोला, पिताजी, आप अब तक इस प्रकार क्यों भटक रहे हैं? कौन सी बात आपकी मुक्ति में बाधा बनी हुई है? कृपया मुझे सब कुछ बताइए। आत्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पुत्र, इसका कारण मेरी हत्या है। चंद्रकेतु चौंक कर बोला, मृत्यु? पिताजी, चाचा बलवीर ने तो कहा था कि आपकी मृत्यु एक विषैले सर्प के काटने से हुई थी। वीरेंद्र प्रताप की आत्मा ने जवाब दिया, नहीं, मेरी मृत्यु किसी सांप के कारण नहीं हुई, बल्कि मेरी हत्या की गई। इसी रहस्य को प्रकट करने के लिए मेरी आत्मा अब तक यहां भटक रही है। अब यह सच बताकर मुझे शांति मिलेगी। चंद्रकेतु क्रोधित होते हुए बोला, किसने यह नीच कर्म किया है? मुझे बताइए पिताजी, मैं स्वयं उस दुष्ट को दंड दूंगा। आत्मा ने उसे संयम रखने की सलाह दी। शांत हो जाओ पुत्र, इस कार्य में धैर्य की आवश्यकता है। पहले पूरी बात सुनो। चंद्रकेतु ने अपने मन को शांत कर लिया और पिता से सारा सच बताने का आग्रह किया। आत्मा ने रहस्य से पर्दा हटाते हुए कहा, मेरी हत्या का षड्यंत्र और कोई नहीं, बल्कि मेरा अपना भाई बलवीर था। जिस दिन मेरी मृत्यु हुई, उस दिन मैं उसके साथ जंगल में शिकार खेलने गया था। वहां एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए मुझे नींद आ गई थी। उस समय आसपास कोई नहीं था। उचित अवसर पाकर बलवीर आया और मेरे कान में विष की कुछ बूंदें टपका दी। उस विष के कारण मेरे शरीर की नसें जलने लगीं और मेरी धड़कन धीरे धीरे बंद हो गई। इस प्रकार उसने लालच में आकर मुझे मार डाला और राज सत्ता हथियाने के लिए मुझे इस लोक में भटकने के लिए छोड़ दिया। चंद्रकेतु यह सुनकर स्तब्ध रह गया और उसके मन में अपने चाचा के प्रति आक्रोश और प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। कुमार, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो प्रतिज्ञा करो। तुम बलवीर से मेरी मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लोगे, तभी मेरी आत्मा को शांति और मुक्ति मिलेगी। अन्यथा मैं युगों युगों तक इसी प्रकार भटकता रहूंगा। चंद्रकेतु को पहले से ही बलवीर पर शक था। पिता की बात ने उसके शक को यकीन में बदल दिया। वह प्रतिज्ञा करते हुए बोला, पिताजी, बलवीर ने आपको मुझसे छीना है।
मैं उससे आपकी हत्या का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। जब तक मैं अपना प्रतिशोध नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कुमार, तुम अपनी माता को क्षमा कर देना। उसने जाने अनजाने जो पाप किया है उसका फल उसे स्वयं ईश्वर प्रदान करेंगे। इसके बाद वह आत्मा वहां से अदृश्य हो गई। चंद्रकेतु ने बेचैन होकर पिता को पुकारा, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। अंततः वह सिर झुकाए कक्ष में लौट आया। चंद्रकेतु ने जो प्रतिज्ञा की थी उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहता था ताकि उसके पिता की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन ऐसे कार्य में जल्दबाजी उसकी असफलता का कारण बन सकती थी। इसीलिए उसने योजना बनाकर इस कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। चंद्रकेतु बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव का था। किसी की हत्या का षड्यंत्र रचना तो दूर, वह किसी को बुरा भला भी नहीं कह सकता था। इसके अतिरिक्त बलवीर के गुप्तचरों की भी उस पर कड़ी नजर थी। चंद्रकेतु हमेशा सतर्क रहता था, इसलिए गुप्तचरों की निगरानी की बात उसे पता थी। उसे सबसे पहले इस निगरानी से छुटकारा पाना था, तभी कोई योजना बनाई जा सकती थी। अतः उसने एक चाल चली और पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। ऐसे नाटक करने लगा कि उसकी चाल ढाल, व्यवहार और हरकतों को देखकर सभी उसके पागल होने का विश्वास करने लगे। बलवीर को उससे अब कोई खतरा नहीं रहा। उसे चुनौती देने वाला अब पागल हो चुका था। इस विचार ने उसे चंद्रकेतु की ओर से लापरवाह बना दिया। इसी के चलते उसने गुप्तचरों को निगरानी से हटा दिया। बलवीर के दरबार में एक वजीर था जिसकी एक पुत्री थी। चंद्रकेतु उससे बहुत प्रेम करता था, परंतु उससे दूर दूर ही रहती थी। सभी लोगों ने सोचा कि शायद प्रेम में मिली इस असफलता ने चंद्रकेतु के होशो हवास छीन लिए। यह बात चंद्रकेतु के लिए मददगार साबित हो सकती थी। उसने इसका लाभ उठाने का निश्चय किया और उसी समय राधिका के नाम एक पत्र लिखा। उसने पत्र की भाषा कुछ ऐसी लिखी जो बहुत ही उलझी हुई और अटपटी थी। अब राजा बलवीर को पक्का विश्वास हो गया कि चंद्रकेतु पागल है। उसने चंद्रकेतु को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया। अब चंद्रकेतु कहीं भी बिना रोक टोक के आ जा सकता था। चंद्रकेतु ने जैसा सोचा था उसमें वह पूरी तरह से सफल रहा। अब उसने योजना बनाकर बलवीर के विरुद्ध षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। उन्हीं दिनों एक नाटक मंडली नगर में आई हुई थी। तभी चंद्रकेतु को एक विचार सूझा। उसने नाटक मंडली को अपने पास बुलाया और उसके मुखिया से कहा, मैंने एक नाटक लिखा है। मेरी इच्छा है कि आपकी मंडली के अनुभवी कलाकार उसमें काम करें और इस नाटक का मंचन करें। इसके लिए आपको मैं इनाम भी दूंगा। असल में चंद्रकेतु ने जो नाटक लिखा था उसमें उनके पिता, उनकी मां राधिका और उनके चाचा बलवीर की कहानी को एक नए ढंग से पेश करना था। नाटक में दिखाया जाना था कि कैसे बलवीर ने एक षड्यंत्र रचकर उनके पिता की हत्या की थी। आपका विचार था कि वह विशेष रूप से इस नाटक को देखने के लिए बलवीर और राधिका को आमंत्रित करेंगे, और यदि उनके पाप को लेकर उनके मन में जरा भी पछतावा होगा तो उनके हाव भाव ही उनके अपराध को प्रकट कर देंगे। नाटक मंडली के मुखिया ने उत्साहपूर्वक कहा, राजकुमार चंद्रकेतु, आपके लिखे नाटक में काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। क्या हम इस नाटक की कथा संक्षेप में सुन सकते हैं ताकि हम इसे बेहतर ढंग से समझ सकें? चंद्रकेतु ने नाटक का संक्षिप्त विवरण देना शुरू किया। यह नाटक एक राजा प्रतापगंज की कहानी है। राजा अपनी रानी से असीम प्रेम करता था और रानी भी उसे दिलोजान से चाहती थी। लेकिन राजा का एक विश्वासघाती चचेरा भाई था जिसने एक दिन उसे शाही बाग में सोते समय जहरीली बूंदों से मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद वह स्वयं रानी से विवाह कर सिंहासन पर आसीन हो गया। यह कहानी बलवीर के पाप कर्म का परोक्ष रूप से वर्णन थी, जिसमें सिर्फ पात्रों के नाम बदल दिए गए थे। नाटक मंडली को कथा पसंद आई और उन्होंने इसे मंच पर लाने का वचन दिया। निश्चित दिन पर नाटक का मंचन हुआ, जिसमें बलवीर और राधिका को विशेष आमंत्रण भेजा गया। जैसे ही नाटक के दृश्य सामने आए, राधिका के चेहरे का रंग फीका हो गया और वह घबराहट में पसीने से भीग गई। बलवीर का दिल भी जोरों से धड़कने लगा और वह बेचैनी में कुर्सी पर पहलू बदलने लगा। यह दृश्य उसे जैसे भीतर तक झकझोर रहा था। जिस पाप को उसने गहरे दफन कर रखा था, वह मंच पर सबके सामने उजागर हो रहा था। आखिरकार उसने तबीयत खराब होने का बहाना बना
राधिका के साथ वहां से चले जाने का निश्चय किया। चंद्रकेतु ने अपने एकांत कोने से यह सब देखा और संतोष का अनुभव किया कि उसके प्रयास का उद्देश्य सफल हुआ। नाटक समाप्त हुआ और दर्शकों ने खुलकर तारीफ की। रात में राधिका ने एक अत्यावश्यक काम का बहाना बनाकर चंद्रकेतु को अपने कक्ष में बुलाया। चंद्रकेतु जानता था कि नाटक देखने के बाद बलवीर चौकन्ना हो जाएगा और उसके खिलाफ चालें चलना शुरू कर देगा। इसीलिए उसने निर्णय कर लिया था कि किसी भी परिस्थिति में वह अपनी मां का अनादर नहीं करेगा, लेकिन सच्चाई से पीछे भी नहीं हटेगा। संकल्पित होकर वह राधिका के कक्ष में पहुंचा। राधिका ने गंभीर स्वर में कहा, तुम जो कर रहे हो वह अनुचित है चंद्रकेतु। क्या तुम्हें अपने पिता के विरुद्ध ऐसा कुछ करते हुए शर्म नहीं आती? चंद्रकेतु का चेहरा कठोर हो उठा। वह बोला, किस पिता की बात कर रही हैं आप? उस पिता की जो सच में मेरे पिता थे, या उस व्यक्ति की जो पिता बनने की कोशिश कर रहा है? राधिका ने प्रतिकार किया, मैं बलवीर की बात कर रही हूं। अब वही तुम्हारे पिता हैं। यह सुनकर चंद्रकेतु का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने क्रोध में कहा, बलवीर मेरा पिता नहीं हो सकता। वह मेरे सच्चे पिता का हत्यारा है। मेरे खून में बदले की आग जल रही है और जब तक उसका अंत नहीं कर दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। चंद्रकेतु का रौद्र रूप देखकर राधिका भयभीत हो उठी। जब वह कमरे से बाहर निकलने लगी तो चंद्रकेतु ने उसका रास्ता रोक लिया और कड़े स्वर में कहा, मां, आपको जाने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। राधिका ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारी मां हूं, मेरे साथ ऐसे बात करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? और आगे बढ़ने लगी। तभी चंद्रकेतु ने उसका हाथ पकड़ लिया। राधिका ने हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। उसे लगा मानो सारा साहस चूक गया हो। तभी बरामदे में, जहां पर अंधेरा छाया हुआ था, बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगीं। यह किसी पुरुष की आवाज थी। चंद्रकेतु ने सोचा, इस अंधेरे में शायद बलवीर छिपकर उनकी बातें सुन रहा है और अब सैनिकों को पुकार रहा है। यह सोचकर वह उस अंधेरे में गया और तलवार से वार कर दिया। बरामदे में एक चीख गूंजी और फिर धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। उस अंधेरे में जो भी आदमी था वह मारा जा चुका था। यह सोचकर चंद्रकेतु अब निश्चित हो गया था। वह उस व्यक्ति को देखना चाहता था। उसने आगे बढ़कर मशाल की रोशनी की तो देखा कि जमीन पर फूलमती के पिता की लाश पड़ी थी। वह बलवीर का एक विश्वास पात्र वजीर था और बलवीर के कहने पर ही वह वहां छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। चंद्रकेतु के मुंह से अफसोस भरी आवाज निकली, अनजाने में मैंने इनकी हत्या कर दी। इसके लिए फूलमती मुझे कभी माफ नहीं करेगी। इसके बाद चंद्रकेतु राधिका की ओर मुड़ा। राधिका की सांसें उखड़ने लगीं। हालत ऐसी हो गई मानो उसके प्राण ही निकलने वाले हों। चंद्रकेतु ने तलवार नीचे कर ली और राधिका से कहने लगा, मां, तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा पुत्र हूं। मैंने तुम्हारे ही अंश से जन्म लिया है। आज भी मैं तुम्हारा उतना ही सम्मान करता हूं जितना पहले करता था। परंतु मां, सच यह है कि बलवीर ने महाराज की हत्या की है। उसके हाथ महाराज के खून से रंगे हुए हैं। उसने सिंहासन पर अधिकार करने के लिए आपसे विवाह किया है। उस जैसे पापी का साथ देकर आप अपने वंश को कलंकित कर रही हैं। चंद्रकेतु की बातें सुनकर राधिका की नजर शर्म से झुक गई। उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। चंद्रकेतु ने माता के चेहरे को ऊपर उठाया और दीवार पर टंगी हुई महाराज की तस्वीर की ओर देखते हुए संकेत करते हुए बोला, देखो मां, पिताजी हमारी ओर कितनी उम्मीद भारी निगाहों से देख रहे हैं। वे अपने हत्यारे से प्रतिशोध चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम एक साथ बलवीर को उसके किए की सजा दें। इस काम में आप मेरी सहायता करेंगी। चंद्रकेतु के मुंह से स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर राधिका की आंखें आंसू से भर आईं। उसके मन में ममता का सागर हिलोरे लेने लगा। उसने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। चंद्रकेतु ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो मां, मैं बलवीर को उसके की सजा अवश्य दूंगा। मुझे सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है। तभी कमरे में एक स्वर गूंज उठा जिसने चंद्रकेतु की बात को पूरा किया, जिससे कि मैं अपने पिता की हत्या का बदला ले सकूं। चंद्रकेतु ने चौंक कर उस आवाज की दिशा की ओर देखा।
वहां उसके पिता की आत्मा खड़ी हुई थी। वह खुशी से चीख उठा, पिताजी, आप आ गए। महाराज की आत्मा शांत स्वर में बोली, पुत्र, मैं तुम्हें यहां तुम्हारे कर्तव्य की याद दिलाने के लिए आया हूं। तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा याद है ना? तुम्हें बलवीर से मेरी हत्या का बदला लेना है। पिताजी, मैं यह बात कभी नहीं भूल सकता। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटूंगा। उसे उसके पाप का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। पुत्र, याद रखना, जब तक बलवीर जीवित है तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं इसी तरह यहां वहां भटकता रहूंगा। उससे प्रतिशोध ही मेरी मुक्ति का एकमात्र उपाय है। यह कहकर राजा की आत्मा अदृश्य हो गई। राधिका आश्चर्यचकित होकर कभी चंद्रकेतु को देख रही थी तो कभी उस स्थान की ओर जिस ओर मुंह करके चंद्रकेतु बोल रहा था। ना तो उसे वहां पर कोई दिखाई दे रहा था और ना ही उसने किसी की आवाज सुनी, परंतु उसे अपने चारों ओर एक सर्द सी लहर अवश्य महसूस हो रही थी, जिससे वह थर थर कांप रही थी। चंद्रकेतु जानता था कि राधिका महाराज की आत्मा की उपस्थिति से पूरी तरह से अज्ञात है, इसलिए उसने इस बारे में माता राधिका को कुछ नहीं बताया। केवल इतना ही कहा, मां, बलवीर से सावधान रहना। वह पापी एक हत्या कर सकता है और दूसरी हत्या करने में उसे कोई डर नहीं होगा। अगर उसे पता चला कि आप मेरा साथ दे रही हैं तो वह आपको भी जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए जो कुछ भी करना सोच समझकर करना। यह कहकर चंद्रकेतु कक्ष से बाहर चला गया। उधर बलवीर के गुप्तचरों ने माता और पुत्र के इस मिलन की खबर उसे दे दी थी। उसने निश्चय कर लिया कि वह अगले दिन ही चंद्रकेतु को विदेश भेज देगा। दूसरे दिन प्रातःकाल उसने को बुलाया और कठोर स्वर में बोला, कुमार, तुमने कल रात मेरे सबसे वरिष्ठ और वफादार वजीर की हत्या करके मेरे लिए संकट खड़ा कर दिया है। इस घटना के कारण प्रजा में क्रोध और असंतोष की लहर उठ रही है। इसलिए उचित यही होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए यहां से चले जाओ। मैंने इसका सारा इंतजाम भी कर दिया है। जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब तुम वापस लौट आना। इसके बाद उसने 2 विश्वसनीय अधिकारियों के साथ चंद्रकेतु को जबरदस्ती एक समुद्री जहाज पर चढ़कर विदेश भेज दिया। उन अधिकारियों को विशेष रूप से यह हिदायत दी गई थी कि मार्ग में मौका देखकर वे चंद्रकेतु को मौत के घाट उतार देंगे। चंद्रकेतु उनके इरादों को भली भांति समझ रहा था, लेकिन वह विवश था। मार्ग में समुद्री डाकुओं ने जहाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन डाकुओं का सरदार चंद्रकेतु को पहचान गया था। अतः उसने चंद्रकेतु को पूरे सम्मान के साथ वापस उसके देश भेज दिया। अपने देश पहुंचते ही चंद्रकेतु को एक बुरी खबर मिली। पिता की मृत्यु के बाद फूलमती को गहरा सदमा पहुंचा था। इस सदमे को सहन न कर पाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। उस समय उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था और वहां बलवीर, राधिका और अन्य दरबारी गण उसकी अंतिम क्रिया में उपस्थित थे। चंद्रकेतु तेजी से दौड़ता हुआ वहां आया। वहां पर फूलमती का भाई भी मौजूद था। उसने जब चंद्रकेतु को देखा तो वह बलवीर से कहने लगा, महाराज, इसी ने मेरे पिता की हत्या की है और यही मेरी बहन की आत्महत्या का कारण है। इसने मेरा घर उजाड़ दिया। मैं इसे अपने हाथों से दंड देना चाहता हूं। बलवीर ने कहा, तुम्हारा आरोप 100% सही है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम इसे दंडित कर सकते हो। मैं तुम दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध निश्चित करता हूं। जो उसमें विजयी होगा उसे ही जीवित रहने का अधिकार होगा। बलवीर ने मन ही मन मुस्कुराते हुए अपना निर्णय दे दिया। वह जानता था कि फूलमती के भाई की तुलना में चंद्रकेतु अभी बच्चा है। वह उसका सामना नहीं कर पाएगा। द्वंद्व युद्ध में जिन तलवारों का उपयोग किया जाना था, उनमें जो तलवार फूलमती के भाई के पास थी, उस पर बलवीर ने जहर लगवा दिया था। निर्धारित समय पर दोनों में युद्ध आरंभ हुआ। उसे देखने के लिए सारा नगर उमड़ आया था। इस युद्ध को देखने के लिए राधिका और बलवीर भी वहां उपस्थित थे। पहले तो चंद्रकेतु फूलमती के भाई पर हावी था, लेकिन धीरे धीरे उसने चंद्रकेतु पर प्रहार करना शुरू किया और फिर उसने उस पर एक प्राणघातक वार भी किया। चंद्रकेतु ने खुद को बचाने के प्रयास किए, परंतु फिर भी तलवार ने उसके शरीर पर घाव बना डाला। इसके बाद एक भयंकर संघर्ष के बाद चंद्रकेतु ने फूलमती के भाई से उसकी तलवार छीनकर उसी के सीने में खोंप दी।
इसके बाद चंद्रकेतु को अपने पिता की मृत्यु की याद आई और उसने बलवीर को देखकर सोचा कि इस पापी ने ही मेरे पिता को तड़पा तड़पा कर मारा था। चंद्रकेतु तेजी से बलवीर की ओर लपका। उसने सारी शक्ति एकत्रित की और सिंहासन के सामने जा पहुंचा। बलवीर ने भागने की कोशिश की, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंद्रकेतु ने उसके सीने में तलवार खोप दी। बलवीर भयंकर चीत्कार करते हुए जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसने प्राण त्याग दिए। अब चंद्रकेतु के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उतर आए। आखिरकार उसने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध ले ही लिया था और अब उसे संतुष्टि थी कि बलवीर की मृत्यु के बाद उसके पिता की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। उसी मंच पर बैठी राधिका, जो सब कुछ देख रही थी, ने इस बात का कोई विरोध नहीं किया। बलवीर के मरने के बाद वह अपनी जगह से उठी और सारी प्रजा के सामने उसने सारी सच्चाई बता दी और अपना अपराध भी स्वीकार करते हुए चंद्रकेतु को राजा बनाने की घोषणा कर दी। इसके बाद चंद्रकेतु देश का राजा बन गया। सारी प्रजा भी उसे राजा के रूप में पाकर बहुत खुश थी और सब लोग चंद्रकेतु की जय जयकार करने लगे। उसने कई सालों तक अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम किए और उनके दिलों पर राज किया। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।